तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं हीट और टेम्परेचर का पार्ट 2 को करने वाले हैं। किसको? पार्ट 2 को करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और ये सारा का सारा सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एस के झा सर के द्वारा एप्लीकेशन पर बताया जा रहा है रेलवे स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन पर सर के द्वारा बताया जा रहा है वो यहाँ पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और इसका पीडीएफ और हैंड राइटिंग नोट्स का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्या है? ऊष्मा विकिरणों की गति होती है, तो ऊष्मा विकिरण की गति कितनी होती है आपको बताना है। किसके बराबर होती है ये बताना है। तो प्रकाश के गति के बराबर होता है ऊष्मा विकिरण की गति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि तरंग क्या है? ध्वनि तरंग और दाब तरंग, ध्वनि तरंग और दाब तरंग की गति कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कितना? 332 मीटर पर सेकेंड होती है ध्वनि तरंग और दाब तरंग की गति। अगर पूछे ध्वनि तरंग और दाब तरंग जो होता है कैसी तरंग है, तो ध्वनि तरंग और दाब तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। और वहीं पे अगर पूछे कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। कैसे? अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। और अगर पूछे विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग का भी चाल कितना होता है? तो वो भी होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऊष्मा का भी यही होता है, ऊष्मा का भी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल होता है। धारा का भी यही होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि दाब और ध्वनि क्या है? दाब और ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसके अलावा अगर पूछे चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, ऊष्मा तरंग और धारा तरंग की चाल कितना होता है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थीय माध्यम ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। पदार्थीय माध्यम में ऊष्मा के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? ये विकिरण आवश्यक नहीं है पदार्थीय माध्यम में। अगर पूछे चालन, चालन में क्या होता है? चालन में कण गति नहीं करते हैं। क्या करते हैं? चालन में कण गति नहीं करते हैं। और अगर पूछे और चालन कैसी है, तो चालन ठोस में होती है। किसमें? ठोस में होती है, और इसमें कण गति नहीं करते हैं। संवहन अगर पूछे तो संवहन में कण गति करते हैं, कण जो है गति करते हैं। और ये कैसा होता है? द्रव होता है। कैसा? द्रव अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत की अनुभूति होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पंखे की हवा से हमारी पसीना तेजी से वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है। क्या? वाष्प बनकर उड़ जाती है। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ से आपको रखना है ध्यान रुद्धोष्म परिवर्तन। क्या? रुद्धोष्म परिवर्तन। तो रुद्धोष्म परिवर्तन क्या है? तो रुद्धोष्म परिवर्तन में ऊष्मा नियत रहता है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि ट्यूब अगर फटता है, ट्यूब फटता है, ठंडी हवा निकलती है, ये इसका एग्जाम्पल है। घड़ा का पानी ठंडा होता है, पसीना वाष्पीकृत होने पर ठंडक महसूस करते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल। अगर पूछे समतापीय में क्या होता है? ताप नियत रहता है। समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? समतापीय में होता है ताप परिवर्तन नहीं होता, यानी ताप नियत रहता है। और समदाबीय में होता है कि दाब नियत रहता है। लेकिन अगर पूछे समबारिक में क्या होता है? समबारिक में तो दाब नियत रहता है, क्योंकि बार किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है बार। और समबारिक में दाब नियत रहता है, और समदाबीय में भी दाब नियत रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पूर्ण विकिरण उतापमापी क्या है? पूर्ण विकिरण उतापमापी का किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी, जिसे हम लोग पायरोमीटर कहते हैं, कैसे? पायरोमीटर कहते हैं, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। किसके नियम पर? स्टीफन के नियम पर। और पूर्ण विकिरण उतापमापी में क्या होता है? पायरोमीटर में क्या होता है? पायरोमीटर में ये उच्च तापमान को मापता है, उच्च तापमान को मापता है। और बिना स्पर्श किए उच्च तापमान में कितना नापता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाले ताप को ये नापता है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। और स्टीफन का जो सिद्धांत है, स्टीफन का, वो है ई समानुपाती होता है टी के पावर 4 के। टी के पावर 4 के होता है। ई क्या होता है? तो ई होता है विकिरण, और टी होता है
परम ताप क्या होता है? परम ताप, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे रेले का सिद्धांत क्या है? रेले का सिद्धांत, तो रेले के सिद्धांत में क्या होता है? रेले के सिद्धांत कहता है कि प्रकीर्णन जो होता है, क्या प्रकीर्णन जो होता है वो समानुपाती होता है 1/λ/4 के। किसके? 1/λ/4 के। ये रेले सिद्धांत कहता है। और सीबेक प्रभाव में क्या है? तो सीबेक प्रभाव जो है, सीबेक प्रभाव पेल्टियर प्रभाव के जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट, यानी उल्टा होता है। और सीबेक प्रभाव में जो होता है, सीबेक प्रभाव किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म, क्या? ताप युग्म पर आधारित है। ताप युग्म पर आधारित है सीबेक प्रभाव, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने पर छेद का व्यास क्या होगा? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार कोई धातु है, इसमें एक छेद है, तो अगर हम लोग इसको गर्म करेंगे तो छेद का व्यास क्या होगा? तो छेद का व्यास क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? छेद का व्यास बढ़ जाएगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है प्रसार गुणांक, क्या? प्रसार गुणांक। प्रसार गुणांक में क्या होता है? प्रसार गुणांक में धातु को गर्म करने पर फैलता है। क्या होता है? धातु को गर्म करते हैं तो ये फैलता है प्रसार गुणांक में, ये आपको ध्यान रखना है। नाम से ही पता चला है प्रसार, प्रसार करना नहीं फैलना। प्रसार गुणांक में क्या होता है? ये धातु को जब गर्म करते हैं तो ये जो है फैलता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है प्रसार गुणांक का? तो चकती को गर्म करना, क्या? चकती को गर्म करना, रेलवे ट्रैक के बीच खाली स्थान, क्या? रेलवे ट्रैक के बीच खाली स्थान, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है, ये आपको बताना है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गति ऊर्जा का सूचक है किसी वस्तु का ताप। और अगर पूछे कि ध्वनि, क्या? ध्वनि किसका सूचक है? तो ध्वनि किसका सूचक है? ये सूचक है कंपन का। किसका? कंपन का सूचक है ध्वनि, ये आपको ध्यान रखना। कंपन का सूचक कौन है? ध्वनि। और किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो ये उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। और नोट करके आपको लिखना है, नोट करके, कि घर्षण कभी नष्ट नहीं होता है। क्या होता है? घर्षण कभी नष्ट नहीं होता है, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है? घर्षण कभी नष्ट नहीं होता, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा तीव्र ज्वलनशील होता है, ऐसा क्यों? तो ये सभी को पता है कि वाष्प अधिक गुप्त ऊष्मा प्रस्तुत करती है। वाष्प जो है अधिक गुप्त ऊष्मा प्रस्तुत करते हैं। और अगर पूछे जल वाष्प का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो जल वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है 536 केल्विन, 536 केल्विन पर ग्राम, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा कितना होता है? तो बर्फ़ का होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम बर्फ़ का होता है। और 536 कैलोरी पर ग्राम जल वाष्प का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना होता है? जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है 4200, कितना? 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, क्या? ये होता है जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और अगर पूछे बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता, तो बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्मा धारिता होता है 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, प्रति केजी प्रति केल्विन जो होता है ये होता है बर्फ़ का ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होगा? बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्थल में मतलब आधा स्थल में जल का क्या तापमान होगा? तो जल का क्या तापमान होने वाला है? तो जल का तापमान कितना होगा? अधस्थल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये कल भी क्वेश्चन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है। किस तापमान पर पानी जो है तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है, ये आपको बताना है किस स्थिति में हो सकता है। तो हो सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल और ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है। एक होता है त्रिक बिंदु, क्या होता है? त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु में क्या होता है? त्रिक बिंदु में जो है 0.16 सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अपनी तीनों अवस्था नहीं बदलता है। कितना पर?
0.16 सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल अपनी तीनों अवस्था को नहीं बदलता। ये आपको ध्यान रखना है कौन से त्रिक बिंदु में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 0 डिग्री केल्विन, क्या 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परम शून्य ताप। क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पर इसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। और गैस की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस पर जो है गैस की गतिज ऊर्जा जो है वो शून्य हो जाती है, अर्थात जो है गैस ठोस में बदल जाता है। क्या होता है? गैस ठोस में बदल जाता है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कि चालक जो है, चालक ये अतिचालक बन जाता है। और कुचालक जो है, क्या है? कुचालक वो अर्धचालक बन जाता है। यानी अर्धचालक कुचालक बन जाता है और चालक अतिचालक बन जाता है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप है। परम शून्य ताप क्या है ये आपको बताना है। अभी जस्ट ऊपर डिस्कस किए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा अणुओं की आणविक ऊर्जा जो है वो रुक जाती है। क्या है? आणविक गति रुक जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब डैश शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। तो कब पहुंचता है? दाब डैश शून्य निरपेक्ष, शून्य निरपेक्ष अभी ऊपर पढ़े थे परम शून्य ताप के मान पर पहुंचता है। तो कब पहुंचता है ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। आणविक गति शून्य हो जाती है। अगर 273 कितना 273 डिग्री सेंटीग्रेड रहता तो ये आंसर होता, लेकिन 273 डिग्री केल्विन बोल रहा है। केल्विन कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं और 273 को -273 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं परम शून्य ताप। लेकिन 273 केल्विन है तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पानी का क्वथनांक डैश होता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 212 फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में पूछे तो कितना हो जाएगा? सेंटीग्रेड में हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। और अगर केल्विन में पूछेगा तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। और अगर क्या कहते हैं फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 फ़ारेनहाइट। और रोमर पैमाना पर पूछेगा तो 80 रोमर हो जाएगा। 80 डिग्री रोमर। ये आपको ध्यान रखना है। ये सभी ताप जो है ये सभी बॉइलिंग पॉइंट है, यानी क्वथनांक बिंदु है। अगर सेंटीग्रेड में पूछेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का क्वथनांक होता है और 373 केल्विन पर पानी का क्वथनांक होता है। 212 फ़ारेनहाइट पर पानी का क्वथनांक होता है और 80 डिग्री रोमर पर पानी का क्वथनांक होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सारे पॉइंट। अगला गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन में बताए थे निकालने के लिए। इसका सूत्र होता है गुप्त ऊष्मा, यानी Q बराबर होता है Q बराबर mL। और L क्या है? तो गुप्त ऊष्मा है। M क्या है? द्रव्यमान है। और Q क्या है? तो Q है ऊष्मा या ऊर्जा। क्या है? ऊष्मा या ऊर्जा है Q। तो यहाँ से हम लोग को गुप्त ऊष्मा निकालना है, L का मान निकालना है। तो L बराबर हो जाएगा Q/m। क्या हो जाएगा? Q/m। और Q का क्या हो जाएगा? तो kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का भी kg होता है। तो kg और kg कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा मीटर स्क्वायर और सेकेंड पावर -2। इसका जब विमान निकालेंगे तो मीटर का क्या होता है? लेंथ यानी L होता है तो L पावर 2 हो जाएगा। और समय सेकेंड का क्या होता है? तो T पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि पावर -2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना आया? तो L2 और T पावर -2 आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं M पावर 0, L पावर 2 और T पावर -2, ये लिख सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगला है बर्फ़ का दाब बढ़ने पर उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ़ का दाब जब बढ़ेगा तो गलनांक घट जाएगा। क्या होगा? गलनांक घट जाएगा। अगला है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी जो है वो किस ताप पर उबलने लगता है? तो 100 डिग्री से कम ताप पर ही पानी उबलने लगता है पहाड़ों पर। अगला क्वेश्चन है रुद्धोष्म परिवर्तन। अभी जस्ट ऊपर बताए थे रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है?
तो ऊष्मा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। क्या? ऊष्मा जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ से इसका सही आंसर। तो ये था हमारा आज का सेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा और एग्ज़ाम रिलेटिव लगा होगा क्वेश्चन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको जो है डेली इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और इसका PDF आपको जो है PDF वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और ये वाला PDF जिसमें 16 क्वेश्चन है, ये वाला भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग बताइएगा कि बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाए कि नहीं, या फिर फिजिक्स ही चलते रहना देना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा।